निशा और कीर्ति हॉस्टल में एक ही रूम में रहती थी। कीर्ति और निशा दोनों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला एक ही दिन हुआ था और संयोग से हॉस्टल में भी दोनों को एक ही कमरा मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कीर्ति बरेली से आई थी और निशा गोरखपुर से। कीर्ति के पिता बैंक में अधिकारी थे और निशा के पिता महाविद्यालय में प्राचार्य। कीर्ति ने निशा का चेहरा उतरा हुआ देखा और समझ गई कि अब फिर निशा कुछ दिनों तक यूं ही गुमसुम रहने वाली है। ऐसा अक्सर होता है। नाश्ता करने के बाद कीर्ति ने निशा से कहा, चल यार, बड़ी बोरियत हो रही है, घर की याद भी बहुत आ रही है। वहां तो सब त्योहार मना रहे होंगे और यहाँ हमें पता नहीं कि उन्हें हमारी राखी भी मिली होगी या नहीं। निशा ने भी मना नहीं किया। दोनों ऑटो से पार्क पहुंची। वहां का माहौल बहुत खुशनुमा था। कई परिवार त्योहार मनाने के बाद शायद पिकनिक मनाने वहां पहुंचे थे। दोनों एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे पड़ी खाली बेंच पर बैठ गई। निशा चुपचाप खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। कीर्ति ने पूछा, निशा, अब हम और तुम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मुझे अपनी बहन जैसी ही समझो। मैंने कई बार देखा है कि तुम कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाती हो। आखिर बात क्या है? निशा बोली, कुछ खास बात नहीं, बस घर की याद आ रही थी। आज हल्के बादलों ने काली घटाओं का रूप ले लिया था और जब भी ऐसा माहौल बनता है तो मुझ पर बहुत उदासी छा जाती है। इसके पीछे ऐसी क्या बात है? कीर्ति ने पूछा। बस, मेरे घर की कहानी बहुत ही अनोखी और उदास है, निशा कहने लगी। सुनोई तुम? कीर्ति बोली, तुम सुनाओगी तो जरूर सुनूंगी। हम 4 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। बड़ी दीदी रेखा स्कूल में टीचर है। दूसरी सुमेधा, जो LIC में काम कर रही है। तीसरी मैं और सबसे छोटी बल्ली। माँ और पापा को बेटे की बहुत इच्छा थी, इसीलिए हम एक के बाद एक 4 बहनें हो गई। माँ व पापा को बेटे की चाहत के अलावा दादी को पोते को खिलाने की इच्छा हरदम सताती रहती थी। रक्षाबंधन आने वाला होता। उसके कई दिन पहले से घर में एक अजीब सी उदासी पसर जाती थी। अपने मामा, चाचा और बुआ के बेटों को हम बहनें पहले ही राखियां भेज देती थी। माँ ऐसे में बहुत असहाय हो जाती। जो हमसे देखा नहीं जाता था, पर दादी की कुड़न उनके व्यंग्यबानों से बाहर निकलती। पापा तो स्कूल से आकर ट्यूशन के बच्चों से घिरे रहते। पढ़ाई लिखाई के इसी माहौल में हम लोग पढ़ने में अच्छे निकले। एक बार राखी के दिन हमेशा की तरह सुबह पापा ने दरवाजा खोला और एकाएक उनके मुंह से चीख निकल गई। मम्मी किचन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ी और वहां का नजारा देखकर वे भी हैरान रह गई। दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। अरे, ये कहां से आया? पापा बोले। शायद कोई रख गया है। मम्मी अभी भी हैरान थी। इतनी देर में दादी और हम सब भी वहां पहुंच गए। थोड़ी ही देर में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई कि गुप्ता जी के दरवाजे पर कोई बच्चा रख गया है। बारिश के बावजूद बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। इसे अनाथाश्रम में दे दो, भीड़ से आवाज आए। अरे, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, शायद कोई इसे लेने आ जाए, नीरा आंटी बोली। किसी ने कहा, पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। त्योहार भी मनाना था। वैसे आपकी मर्जी प्रोफेसर साहब, पर मेरी राय में दोपहर तक इंतजार के बाद आपको इसे बालवाड़ी अनाथ आश्रम को सौंप देना चाहिए, कॉलोनी के सेक्रेटरी ने कहा। तुम चलो भी, उनके यहाँ का मामला है, वे चाहे जो भी करें। सेक्रेटरी की बीवी ने उन्हें कोहनी मारी। कुछ भी हो मिसेज गुप्ता, रक्षाबंधन के दिन बेटा घर आया है, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। जाते जाते भीड़ में से कोई बोला। इस हैरानी परेशानी में दोपहर हो गई। खाना भी नहीं बना। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता था जैसे किसी मजबूर के आंसू ही आसमान से बरस रहे हों। जाने किस मजबूरी में अपने कलेजे के टुकड़े को उसने अपने से दूर किया होगा। इधर लोग गए और उधर दादी और उनकी ममता दोनों ही जैसे सोते से जागी। उन्होंने उस नन्ही सी जान को गोद में लेकर पुचकारना और खिलाना शुरू कर दिया। उसे गर्म पानी से नहलाया और जाने कहां से ढूंढ कर उसे हमारे पुराने धुले रखे कपड़े पहनाए। कटोरी में दूध लेकर उसे चम्मच से पिलाने लगी। पापा ने नहा धोकर जब बुआ की राखी हम लोगों से बंधवाई तब दादी बोली, अब इस छोटे से भैया राजा को भी तुम लोग राखी बांध दो। रक्षाबंधन के दिन आया है। मैं तो कहती हूं तुम लोग इसे अपने पास ही रख लो। मम्मी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कहां छुआछूत को मानने वाली उनकी रूढ़िवादी सास और कहां न जाने किस जात का बच्चा है, फिर भी उसे ऐसे सीने से चिपकाए थी कि मानो उनका सगा पोता हो। मम्मी पापा पसोपेश में थे, पर दादी की इस बात पर कुछ नहीं बोले।
दोपहर बाद भी लोग आते रहे, जाते रहे और तरह तरह की नसीहतें देते रहे, पर दादी इन सब बातों से बेखबर उसकी नैपी बदलने और उसे दूध पिलाने की कोशिश में लगी रही। अगली सुबह सब चिंतित थे कि क्या होगा, पर मम्मी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। मैं अनाथ आश्रम में जाकर बात करता हूँ। पापा के ये कहते ही मम्मी बोल उठी, नहीं, नन्हा यहीं रहेगा। पापा ने भी प्रतिवाद नहीं किया और दादी तो खुश थी ही। बस उसी दिन से भैया हमारे घर और जिंदगी में आ गया। मैं भैया के प्रति शुरू से ही बहुत तटस्थ थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें थोड़ी नाखुश थी। उनकी बात भी कुछ हद तक सही थी। उनका कहना था कि माम पापा के अच्छे व्यवहार और इस घर की अच्छी साख का किसी ने फायदा उठाया है, और वह ये भी जानता है कि इस घर को एक बेटे की तीव्र चाह थी। खैर, उस गोलमटोल और सुंदर सी जान ने धीरे धीरे सबको अपना बना लिया। माँ और दादी जतन से उसे पालने लगी। वो बड़ा तो हो रहा था, पर साल भर का हो जाने पर भी जब उसने चलना तो दूर, बैठना और गर्दन उठाना भी नहीं सीखा, तब सबको चिंता हुई। फिर उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट कराए और तब पता चला कि उसे सेरेब्रल पाल्सी, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग का शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है। उस दिन जैसे फिर एक बार हमारे घर पर बिजली गिरी। माँ, पापा, दादी के साथ हम सभी बहनों के चेहरे भी उतर गए। पापा के अभिन्न मित्र ने फिर समझाया कि उसे किसी अनाथ आश्रम को सौंप दे, पर अब यह असंभव था, क्योंकि पापा को थोड़ा समाज के उपहास का डर था और माँ, दादी को उससे बहुत अधिक मोह। वैसे भी यह कहाँ ठीक होता कि अच्छा है तो अपना और खराब है तो गैर। इसलिए भैया घर में ही है। अब करीब 6 साल का हो गया है, पर लेटा ही रहता है। माँ को उसका सब काम बिस्तर पर ही करना पड़ता है। दादी तो अब रही नहीं, कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ। माँ कभी कभी बहुत उदास हो जाती है। कहाँ तो भैया के आने से उन्हें आशा बंधी थी कि शायद बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा, पर अब तो जब तक जीवन है उन्हें ही भैया की सेवा करनी है। निशा फफक फफक कर रो पड़ी। कीर्ति की आंखें भी नम थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कीर्ति ने उसे ढाढ़स बंधाया। इसलिए मैं डॉक्टर बनकर ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर सच कहूँ तो भैया का आगमन हमारे घर न हुआ होता तो आज मेरे माँ बाप ज्यादा सुखी होते। जीवन की संध्या समाज सेवा में बिताते, पर बेटे के मुंह ने उनसे वह सुख भी छीन लिया। कीर्ति चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, फिर उदास कदमों से दोनों हॉस्टल की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।